सोमवार 2 जून को पश्चिम बंगाल की पुलिस अचानक से दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट के टप्पन में पहुंचती है और यहीं पर स्थित एक घर में जब पुलिस घुसती है तो वो उसे सामने दिखाई देता है स्टेयर्स यानी सीढ़ियां, और वो सीढ़ियों पर चढ़ने के बजाय अचानक से उसकी खुदाई शुरू कर देते हैं और इसके बाद इसमें से कई टुकड़ों में बॉडी पार्ट्स मिलती हैं जो प्लास्टिक में ढकी गई थी और ये बुरी तरीके से सड़ चुकी थी, यानी इसकी पहचान की जानी भी अब मुश्किल हो गई थी। पुलिस वाले इस बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा करते हैं और फिर लेकर वे रवाना हो जाते हैं। यहां से एक महिला को कस्टडी में लिया जाता है जिससे पहले से भी पूछताछ चल रही थी। महिला रो रही होती है और उससे पूछा जाता है कि आखिरकार ये बॉडी पार्ट्स किसके हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा की आज की एपिसोड में हम रिश्तों को तार तार होते हुए किस तरीके से देखते हैं और यह कहानी हमें बताएगी कि आखिर किस तरीके से पैसा सब कुछ बन जाता है और जब पैसे पर बात आती है तो फिर इंसान इंसानियत को भूलकर किसी की जान भी ले सकता है। रिश्तों को कलंकित करने वाली यह कहानी है पश्चिम बंगाल के मालदा की। मालदा में एक बिजनेसमैन जो पेशे से एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, उम्र है 31 साल, नाम है सद्दाम। सद्दाम शुरुआत से ही यही काम किया करता था। सबसे पहले लेबरों को हायर करता था और उन्हें दूसरे राज्यों में कमाई के लिए भेजा करता था। इनमें से कुछ हिस्सा सद्दाम को भी मिलता था, यानी जो लेबर अर्न करते थे उसमें से कुछ हिस्सा सद्दाम का है और वो उससे पहले भी उनसे पैसे लिया करता था और फिर डील करने के बाद ही उनको दूसरे राज्यों में भेजता। कुछ दिन पहले ही उसके चाचा की शादी हुई थी और सद्दाम की भी अभी हाल ही में शादी हुई थी, तो फैमिली अच्छे से रहती थी। सद्दाम का अक्सर कर अपने चाचा के घर पर आना जाना हो गया और वहां धीरे धीरे उसके संबंध जो है उसकी चाची से बन गए। चाची का नाम है मौमिता हसन। मौमिता के घर अक्सर करके सद्दाम रुका भी करता था। उसके चाचा को कोई शक भी नहीं था क्योंकि भतीजा, और धीरे धीरे ये दोनों आपस में इतने करीब आ चुके थे कि ये हमबिस्तर भी हो गए और फिर तकरीबन हर रोज अब मुलाकातों का दौर शुरू हो गया। सद्दाम अक्सर करके अपनी दुकान को बंद करता, यानी अपने जिस ऑफिस में बैठा करता था उसे बंद करता और शटर गिराते ही सीधा पहुंचता अपने घर की बजाय अपनी चाची के घर पर और अपनी बीवी को फोन करके बोल देता कि आज कुछ काम है, आज कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है, मैं पूरा करके आऊंगा, आज कुछ पैसे पर बात बनी है, थोड़ा लेट आऊंगा। अक्सर करके ऐसा चलने लगा था, लेकिन बीबी उसको भी अब शक होने लगा था कि आखिरकार पति रोज ऐसे क्यों आता है। 18 मई को नसरीन खातून, जो सद्दाम की बीवी है, उसने अचानक से फोन किया पुलिस को और सूचना दी कि उनका पति गायब है और अभी तक देर रात हो चुका है और वो लौटा नहीं। उन्हें किसी अनहोनी की आशंका है। इसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि आपको थाने में रिपोर्ट दर्ज करानी होगी, बाकायदा बताना होगा उनका रंग, उन्होंने क्या पहना था, किस वाहन से थे, कब से लापता हैं, ये सब कुछ सूचना आप आकर थाने में दर्ज कराइए। नसरीन थाने पहुंचती है, वहां पर बताती है कि रात 10 बजे के आसपास उसकी अपने पति से बातचीत हुई थी। तब पति अपने ऑफिस से स्कूटर पर सवार होकर निकला था और बताया था कि वो सीधे घर पर आएगा, लेकिन हाँ थोड़े बहुत वो तनाव में लग रहे थे। इसके बाद वो मिसिंग है और वो अभी तक नहीं मिले। मुझे आशंका है कि कहीं उनके साथ कुछ हुआ ना हो। 1-2 दिन चलता है, नसरीन फिर से थाने पर जाती है और कहती है कि उसे अब आशंका है अपनी चाची पर और एक व्यक्ति पर जो अक्सर करके मेरे पति यानी सद्दाम के साथ रहा करते थे। उनके बिजनेस में भी इन लोगों का थोड़ा बहुत हाथ रहता था। इसके कारण मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बिजनेस के झगड़े में उन्होंने मेरे पति को गायब कर दिया हो या फिर मेरे पति को कहीं भेज दिया हो। अब पुलिस वाले भी इसी आशंका के कारण इन दोनों से पूछताछ के लिए पहुंचते हैं, यानी उसकी चाची और एक व्यक्ति। अब वहां पर पहले तो चाची से पूछताछ होती है। चाची मौमिता हसन साफ तौर पर कह देती कि उसे इस बारे में कोई सूचना नहीं है, उस बारे में उसे कुछ पता भी नहीं है। हाँ, बात हुई थी उसकी अपनी भतीजे के साथ और वो उनका भतीजा है, उनका पति नहीं है कि मैं उसकी हर क्षण की जानकारी में रख पाऊंगी। पुलिस वाले भी सन्न रह जाते हैं, हाँ बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन इसके बाद पुलिस वालों को कुछ सुराग हाथ लगता है, क्योंकि उस दौरान जब मौमिता ये बातें बता रही थी
तो उस वक्त लग रहा था कि जैसे वो बातों को टालने की कोशिश में हो। पुलिस उस दिन कुछ नहीं करती। इसके बाद फिर से उसके पास पहुंचा जाता है। अब उस दिन वाले बयान और अगले दिन वाले बयान में अंतर मिलाया जाता है। मौमिता के दोनों बयान अलग अलग सुनाई देते हैं। अब पुलिस को संदेह पूरा हो जाता है कि कहीं ना कहीं इस केस में मौमिता का बहुत बड़ा हाथ है। इसके लिए उससे कड़ाई से पूछताछ होती है। धीरे 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 जब पुलिस वाले आगे बढ़ते जाते हैं और क्रमबद्ध तरीके से जो क्वेश्चन है उसे घुमा फिरा कर करते हैं, तब मौमिता आखिरकार अपने राजों को उगलना शुरू कर देती है। और जो राज वो उगलती है वो बेहद हैरान करने वाला है, क्योंकि यहां पर न सिर्फ रिश्तों का कत्ल हुआ बल्कि पैसों के लेन देन में एक इंसानियत भी खत्म हो गई। चाची और भतीजे जैसे जो रिश्ते हैं वो बेहद बुरी तरीके से बर्बाद हो गए। और सिर्फ उसके पीछे की एक वजह थी जो मौमिता हसन ने बताई। मौमिता कहती है कि शुरुआत से ही उसके और भतीजे के बीच रिलेशन थे, यानी दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते समझते थे। दोनों का एक दूसरे के साथ नाजायज संबंध था। वो कह रही थी कि हम दोनों में प्यार था, लेकिन प्यार नाजायज संबंध में बदल चुका था। अब जब भी सद्दाम अपनी चाची मौमिता से मिलता तो वो अक्सर करके उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता, यानी शारीरिक तौर पर उसका शोषण करने की। वो कहती है कि मैं बार बार ये सब करते करते तंग आ चुकी थी और मुझे डर लगने लगा था। कुछ पैसे बकाए थे सद्दाम के और वो बार बार मुझसे वो पैसे मांगता था। जब मैं मना करती तो वो मुझे ब्लैकमेल करने लगता कि नहीं, देना पड़ेगा तुम्हें, वरना मेरे साथ बिस्तर जो है वो साझा करो, वरना नहीं करोगी तो फिर तुम्हारी फोटोज वीडियोस जो मेरे पास हैं वो मैं वायरल कर दूंगा। यानी एक तरीके से ब्लैकमेलिंग का खेल चलने लगा। मौमिता कह रही थी कि धीरे धीरे मैं तंग आ चुकी थी और मुझे जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो मैंने उसे इसी बहाने से बुलाया कि आज हम कुछ करेंगे। वो रात 10 बजे के बाद अपने स्कूटर से सीधा मौमिता से मिलने पहुंचता है। यहां उसने सीधा सद्दाम का खून कर दिया और उसके बाद उसके बॉडी के 3 टुकड़े कर डाले। अलग अलग टुकड़ों को लेकर वो पहले प्लास्टिक में रैप करती है, यानी उसे बांधती है, और उसके बाद सीधा अपने पिता के घर पर पहुंचती है। वहां पहले से पूरी तरीके से तैयारी थी। स्टेयर्स यानी सीढ़ियों के नीचे उस टुकड़ों को चुनवा दिया जाता है सीमेंट से। और धीरे धीरे अब कई दिन बीत चुके थे और ये शव आखिरकार सोमवार यानी 2 जून को बरामद होता है। तब तक ये शव सड़ चुका था, क्योंकि सीमेंट और प्लास्टिक बुरी तरीके से उसमें गर्मी पैदा होती है और जो शव है वो पूरी तरीके से क्षत विक्षत हो चुका था, इतना कि पहचान भी नहीं हो पा रही थी। और इसके बाद वो चैन की सांस लेती है और जब भी कोई पूछता तो वो कह देती उसे इस बारे में सूचना नहीं है। यही सब खेल, घटिया खेल जिसे आप कह सकते हैं, वो चलता रहा। मौमिता रिश्तों का खून करके अब सोच रही थी कि उसे चैन मिल जाएगा, लेकिन कहते हैं कि हर बुरे कर्म का जो अंत है वो एक दिन होता है। और हम जो बुरा कर्म करते हैं हमें लगता है कि हम किसी को इस बारे में सूचना नहीं देंगे, सिर्फ अपने तक सीमित रखेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जिस बात को जितना छुपाया जाता है वो उतनी ही जल्दी और उतनी ही विस्तार से सबके सामने आ जाता है। झूठ, खून, कत्ल या फिर क्राइम या फिर किसी और तरीके की ऐसी घटना जिससे किसी के प्रति हानि हो, समाज की हानि हो या फिर रिश्तों का खून हो, वो छिपाया नहीं जा सकता। और एक बार फिर से इसका खुलासा पश्चिम बंगाल में आखिरकार हो गया। मौमिता अब जेल की सलाखों के पीछे है और उसके ऊपर जो कार्यवाही एक तरीके की है कि एक के बाद एक तरीके अपनाए जाएंगे और फिर कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा, रिमांड और जांच आगे चलेगी। तो ये सब कुछ अब उसके साथ हो रहा है और उसने न सिर्फ एक जिंदगी बर्बाद की, अवैध संबंध ने न सिर्फ रिश्तों का खून किया, पैसों के लेन देन के चक्कर में आखिरकार एक बिजनेसमैन बर्बाद हुआ, एक परिवार बर्बाद हुआ। दूसरी तरफ अब मौमिता का परिवार भी एक तरीके से बर्बादी के कगार पर है। न सिर्फ मौमिता बल्कि उसका पति, उसके बच्चे, उसके सास, मतलब वो परिवार से संपर्क रखने वाले हर एक व्यक्ति तक ये खबर पहुंची होगी, हर एक व्यक्ति परेशान हुआ होगा। और न सिर्फ मौमिता बल्कि अब सद्दाम के घर पर भी मायूसी छाई हुई है, मातम पसरा हुआ है। बीवी अकेली हो चुकी है, अब उसके लिए आगे की जिंदगी बहुत मुश्किल होने वाली है। फिलहाल क्राइम कथा के इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है उसे कमेंट बॉक्स में
अपने नाम के साथ जरूर लिखिएगा। अगर आपके पास कोई कहानी है, कुछ ऐसे किस्से हैं, तो वह आप भी हमें अपने कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। मेरा नाम है दिव्यांशु। कल मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि, नमस्ते।